लेट अस सी व्हाट वी वर डूइंग. हम वेरिएंट का चैप्टर नंबर 8 एंड 9 कर रहे हैं एंड टुडे विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर. ठीक है, बट फर्स्ट अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी हैड डन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हम क्या किस चीज़ से हमने अपनी स्टार्टिंग का डिस्कशन किया. वी वर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स. वन वॉज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, द अदर वॉज इनकम इफेक्ट. अब ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट कहाँ से आया? लेट अस रिवाइज दैट स्टोरी. ठीक है, वो क्या स्टोरी थी? हमने कहा था कि हमारे पास अगर कोई पर्टिकुलर गुड है से हम मेट्रो के बारे में बात कर रहे हैं. अगर मेट्रो का प्राइस जो है, इफ मेट्रो का प्राइस फॉल्स डाउन देन वी नो द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेट्रो विल इंक्रीज. I told you that suppose you spend say 5,000 rupees on metro. Well, I'm just assuming कि आपका say total आपकी हमने कहा था कि pocket money आपकी 5,000. ठीक है, let us say 5,000 आपकी pocket money and you spend the quantity that you spend on metro से X commodity के ऊपर जो आप spend करते हो, the spending that is there is say 1,000 rupees की आप spending करते हो सिर्फ metro के ऊपर. ठीक है, ये situation है कि आप यहाँ पर हो, आप कुछ 1,000 रुपीज़ की दिस एक्स जो है ये आपका ये इस तरीके से आपका इंडिफरेंस कर्व है एंड दिस इज़ बेसिकली द अमाउंट, द प्राइस इनटू द अमाउंट ऑफ मेट्रो दैट यू यूज़ इज़ वर्थ 1,000 रुपीज़. अब हमने क्या बोला? हमने कहा कि व्हाट विल हैपन इफ़ द प्राइस ऑफ मेट्रो से 20% से गिर जाए. तो सपोज़ अगर आपका प्राइस ऑफ मेट्रो गिर जाता है, then what will happen is this curve will shift to the this budget line. ये हमारी budget line है. Budget line will shift to the right and you will consume if it's a normal commodity. अभी हम normal commodity लेके ही चल रहे हैं, तो you will say if you are at this point. and ध्यान रखना जब बनाओगे तो indifference कर्व clash नहीं करने चाहिए. ठीक है, ये आपको मैं रिविजन क्लासेस में वापस सिखाऊंगा कि indifference कर्व जब बनाओगे तो clash नहीं करना चाहिए. तो this is how your indifference curve looks like. And what is there is that you are now going to consume a higher amount. So ये आपका x था, ये आपका x से dash है. अब what we are interested to know is कि अब कितना पैसा, कितना जो change आया है, the movement that has happened from x to x star can be decomposed. This is called as price effect. ये जो प्राइस की वजह से आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, दिस इज एंटायर प्राइस इफेक्ट. ये जो प्राइस की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, दिस कैन बी डीकम्पोज इनटू टू पार्ट्स. वन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, द अदर इज कॉल्ड एज इनकम इफेक्ट. ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और एक इनकम इफेक्ट है. अभी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट क्या है? सो वी नाउ नो कि देयर इज प्राइस इफेक्ट जो बेसिकली बता रहा है कि प्राइस डाउन होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो अप जाएगी, और यू कैन से दैट प्राइस अप होने की वजह से क्वांटिटी डाउन जो क्वांटिटी जो है वो नीचे गिर जाएगी. ईदर ऑफ दीज टू केसेस. now this is, we are saying this is further divided into substitution effect and this is divided into income effect. अब substitution effect और income effect क्या है? substitution effect में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि यार सपोज मैं उस बंदे को न्यू प्राइसेस दे देता हूँ. सो अभी आपके प्राइसेस डिफरेंट है ना. वी से दैट सपोज आई विश, ध्यान रखना इंग्लिश में क्या बोल रहा हूँ, आई विश टू मेक द ओरिजिनल बंडल जो आप खरीद रहे थे अफोर्डेबल एट न्यू प्राइसेस. तो जो ओरिजिनल बंडल है उसको आप अफोर्डेबल बना रहे हो एट न्यू प्राइसेस. नए प्राइसेस क्या है? नए प्राइसेस ये वाली लाइन है, ये जो मैजेंटा कलर की लाइन है. अब आप क्या कह रहे हो? नए प्राइसेस के ऊपर ही यू आर सेइंग कि मैं ओरिजिनल जो ये बंडल है ये अफोर्ड करवाना चाहता हूं. अब इसके लिए आपको उससे क्या लेना पड़ेगा? इसके लिए आपको उससे थोड़ी सी इनकम वापस लेनी पड़ेगी. अब ये इनकम क्यों वापस लेनी पड़ेगी? क्योंकि प्राइस कम होने की वजह से आपकी रिलेटिव इनकम जो है वो बढ़ गई है. क्यों बढ़ गई है? क्योंकि अब जो आप 1,000 रुपये यहाँ पर स्पेंड कर रहे थे, अब वो 1,000 उतना ही क्वांटिटी खरीदने के लिए अब आपको 800 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे. सो व्हाट विल दैट बी?
व्हाट विल दैट बी? दैट विल बी, आपको कितना कितना आपको इनकम में डिफरेंस आ रहा है? इनकम में डिफरेंस आ रहा है, व्हाट विल बी द चेंज इन इनकम? चेंज विल बी, इनकम विल बी पी माइनस या पी डैश माइनस पी, ठीक है। अब प्राइस कम हुआ है, ध्यान रखना, इनटू एक्स, क्योंकि एक्स तो आप तब भी कंज्यूम कर रहे हो, तो एक्स अभी भी कंज्यूम कर रहे हो, तो बेसिकली आई कैन से दैट चेंज इन प्राइस इनटू एक्स जो होगा वो उतना आपकी इनकम जो है, आपको इनकम में आपका चेंज आएगा। और वो हमने निकाला था, इफ़ यू रिमेंबर, हमने निकाला था अपने वाले केस के अंदर कि वो 14 रुपये था। तो आपकी जो चेंज इन इनकम, आपका प्राइस सस्ता होने की वजह से, जब आप 1000 रुपये की जितने की मेट्रो की ट्रैवल कर रहे हो, वो सेम ट्रैवल जो है अब आप 800 रुपये की कर सकते हो, तो आपका नॉमिनल इनकम जो है वो 200 रुपये से इंक्रीज हुआ है। और अगर आपको मुझे वही बंडल कंज्यूम करवाना है तो उसके लिए मैं आपसे 200 रुपये ले लूँगा और आप उसी बंडल को वापस कंज्यूम कर पाओगे जो हमने यहाँ पर देखा था। द सेम बंडल ए यू आर गोइंग टू बी एबल टू अफोर्ड इफ आई टेक दिस 100 and say 200 rupees back, or I can say that I am changing your income, ठीक है। नाउ लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन फिर से, सो दैट, क्योंकि मैं आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ठीक से दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। नाउ लेट मी शो इट टू यू इन अ प्रॉपर डायग्राम, ठीक है। चाहे तो साथ में ड्रॉ कर सकते हो, देखो कैसे ड्रॉ करोगे। यू विल ड्रॉ दिस, एक आपकी इस तरीके से लाइन आई, एक इस तरीके से लाइन है। अभी सिर्फ पॉइंट्स लेना, मेरा ओरिजिनल पॉइंट मैं ये वाला लूँगा, ठीक है। फाइनल पॉइंट मैं हो सकता है ये वाला लूँगा, ठीक है। और अब मैं इसी पॉइंट से, ओरिजिनल पॉइंट से अपनी ये निकालूंगा, बजट लाइन निकालूंगा और एक कर्व बनाऊंगा। अब ध्यान रखना, मैं कर्व्स बना रहा हूँ, ठीक है। एक कर्व बनाऊंगा यूं करके, फिर एक कर्व बनाऊंगा यहाँ पर डॉट लेके यूं करके, और एक कर्व बनाऊंगा यूं करके। जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, इसको पॉइंट ए लिखो, इसको बी लिखो और इसको सी लिखो। आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम, आई विल बी बैक इन 1 मिनट। ओके गाइज, डन। ये वाला डायग्राम बनाया? यस, नो गाइज, कम ऑन गाइज, यू आर गोइंग टू स्ट्रगल अ लॉट इन दिस अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग नाउ कि यू आर मेकिंग डायग्राम्स, आई एम हेल्पिंग यू मेक दीज डायग्राम्स प्रॉपरली। नाउ अब हम क्या देख रहे हैं कि जब आपका ए बंडल अफोर्डेबल था, ठीक है, जब आपका ए बंडल अफोर्डेबल था तो आपने बेसिकली क्या किया, उस बंदे से उतनी इनकम ले ली और उसको एक नई बजट लाइन दे दी, और वो नई बजट लाइन पे ए अफोर्डेबल था। ए अफोर्डेबल का मतलब क्या हुआ? ए अफोर्डेबल का मतलब हुआ, अगर हम देखें ए अफोर्डेबल का मतलब क्या है, ए अफोर्डेबल का मतलब है कि आपका एक्स वाई था, ये ठीक है, एक्स वाई था इस पॉइंट पे। अब एक्स वाई था और न्यू प्राइसेस पे एक्स वाई है, तो एक्स वाई जो है ओल्ड प्राइसेस पे भी अफोर्डेबल है और न्यू प्राइसेस पे भी अफोर्डेबल है। तो न्यू प्राइसेस पे एक्स क्या कहते हैं, एक्स वाई अफोर्डेबल का क्या मतलब हुआ कि पी डैश एक्स प्लस या पी एक्स का जो न्यू चेंजेस इन प्राइस है वो इंटू पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम डैश, और वेयर एम डैश इज एम माइनस चेंज इन इनकम जो आपने वो करी। दिस इज व्हाट वी गेट। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि हाँ, ये ओल्ड बंडल जो है इतनी इनकम लेनी है कि ओल्ड बंडल जो है वो अफोर्डेबल है। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? यस, नो गाइस? सो दिस इज व्हाट वी गेट। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, अब आपकी इनकम कम हो गई है। अब इनकम कम होने के बाद आप कंज्यूम क्या कर रहे हो? आप कंज्यूम कर रहे हो पॉइंट बी पे। बी पे क्यों कंज्यूम करते हो? अभी हम इनकम इफेक्ट की बात कर रहे हैं। देखो, बार बार मैं आपको ये डायग्राम बनाऊंगा, ये ओरिजिनल पॉइंट, ये ओरिजिनल पॉइंट है। अब जब आपके पास यू विल नॉट कंज्यूम, ध्यान रखना, जब आपके पास इस तरीके से बजट लाइन थी, जब आपके पास ओरिजिनल बजट लाइन थी,
जब आपके पास ये ओरिजिनल बजट लाइन थी, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो थे, ये सारे के सारे पॉइंट जो इस पे थे, ये सारे अफोर्डेबल थे. ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स वर अफोर्डेबल, बट यू डिड नॉट कंज्यूम देम. ठीक है. अब आपकी जब नई बजट लाइन आई है जो उसी पॉइंट से गुजर रही है, ये न्यू बजट लाइन जो आई है जो उसी पॉइंट से गुजर रही है, इसी पॉइंट से गुजर रही है, यू विल नॉट चूज एनी ऑफ दीज पॉइंट्स. क्योंकि इफ यू से कि ये ए पॉइंट जो है, जहाँ पर ए पॉइंट पे इज वी हैव x, y, और अगर आप कहते हो कि मैं एक बी पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं ये बी पॉइंट ले लेता हूँ एंड दिस बी पॉइंट इज से x डैश y डैश, मतलब कम ले लिया इससे, x डैश y डैश ले लिया, तो आप कह रहे हो जब ओरिजिनल बजट लाइन थी तो आप क्या कह रहे हो, इफ आई टेक अ पॉइंट लाइक b, तो क्या कह रहे हो कि जब that when you were saying that px into x plus py into y, this was preferred to, ये a point है ना, ये point है, this was preferred to px into x dash plus py into y dash इन दी ओरिजिनल बजट लाइन. ये जो ओरिजिनल ग्रीन वाली बजट लाइन पे थी तब तो आपने ये वाला ए पॉइंट चूज किया था. नाउ एट न्यू बजट लाइन, एट न्यू प्राइसेस, यू आर सेइंग दैट पी डैश इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई. अब आप कह रहे हो कि ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज नॉट प्रेफर, दिस, ये वाला जो पॉइंट है ये प्रेफर कर रहे हो अब आप. ठीक है. यू आर सेइंग दैट दिस, हाँ, पी एक्स इंटू एक्स डैश प्लस पी वाई इंटू वाई डैश. ठीक है. तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट व्हेन दिस वाज अफोर्डेबल, जब ये आपकी बजट लाइन थी तो ये वाला पॉइंट अफोर्डेबल था, तब भी आपने एक्स ए चूज किया, आपने ए चूज किया ओवर बी. सो यू चोज ए इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू बी. अब when A and B are both available at new prices, तब आप कह रहे हो कि आप B चूज करोगे. अगर ऐसा ही था तो आपने पहले B क्यों नहीं चूज किया? दिस इज रिप्रेजेंटिंग B. Now you are saying that at new prices, at new px, you are saying that I want to consume B. This is inconsistent. So you cannot say now B is this thing. ये inconsistency हो गई. So therefore ये वाले portion के अंदर you are not allowed to choose इस वाले portion of budget line पे, new budget line पे you are not allowed to choose. You can only choose on the right hand side of this. सिर्फ इस वाले पोर्शन पे आप कर सकते हो चूज. और इस वाले पोर्शन पे जैसे ही कोई पॉइंट बी चूज करोगे तो क्या होगा, तो आपका इफ यू सी दीज टू पॉइंट्स, द x1 जो है आपका, जो x1 है वो, या x जो है वो बढ़ रहा है. ठीक है. x जो है वो बढ़ रहा है, y कम हो रहा है. तो यू कैन इजीली से कि प्राइस कम होने की वजह से x जो है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. इन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इफ यू टेक द इनकम, इफ यू डिस्काउंट द इनकम, या फिर इफ यू आर ओनली इन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव. जिस तरीके से प्राइस जाएगा उसका ऑपोजिट तरीके से क्वांटिटी इंक्रीज होगी. अगर प्राइस इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी कम होगी, अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी. So we saw that substitution effect is always negative. तो ध्यान रखना, substitution effect is always negative. अब हम बात कर रहे थे दूसरी, which was income effect. हमने ये वाली बात तो कर ली. अब let us see what is income effect. अब income effect में क्या है? Now let's see income effect क्या है. इनकम इफेक्ट कहती है कि सपोज अब मैं आपको न्यू इनकम दे देता हूं. ठीक है.
आपका ये वाला चेंज तो हो गया, आपने सब्स्टिट्यूशन चेंज तो कर दिया. नाउ इफ आई लेट यू चेंज योर इनकम, ठीक है, इफ आई इंक्रीज द इनकम, सो व्हाट विल हैपन इफ the increase in income is there, is accounted for after substitution effect, then how much will be, how much quantity will you change? तो what is happening is कि see, आप जो 1000 रुपये, ध्यान से देखना, जो आप 1000 रुपये खर्च कर रहे थे मेट्रो पे, उसका न्यू अमाउंट उतना ही एक्स कंज्यूम करने का न्यू अमाउंट इज 800 रुपये. अगर आप सेम से, अगर आप 20 ट्रिप लेते थे यहाँ पर, और अगर यहाँ पर भी 20 ट्रिप ले रहे हो, तो आपका 20 ट्रिप लेने में 800 रुपये का अमाउंट लगा. तो यू हैव अ सेविंग ऑफ 200 रुपीज. नाउ थिंक ऑफ योर सेल्फ, विल यू स्पेंड दिस 200 रुपीज ओनली ऑन मेट्रो? अगर आपके पैसे बच रहे हैं, will you spend only this 200 rupees on metro? Yes guys. No sir. आप बाकी कमोडिटीज के ऊपर भी तो खर्च करोगे, जो 200 रुपये बच गया वो बाकी कमोडिटीज में भी खर्च करोगे. तो ये जो सेविंग हुई आपकी, दिस विल बी डिवाइडेड बिटवीन x एंड y डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर नॉर्मल गुड्स or inferior goods. If they are normal goods, तो आपकी, हमें पता है कि इनकम इंक्रीज हुई है बिकॉज प्राइस ऑफ एक्स गिर गया है. तो इनकम इंक्रीज होने के बाद इफ द एक्स अमाउंट, इफ इनकम के बाद एक्स अमाउंट इंक्रीज होता है, देन इट इज अ नॉर्मल गुड. और अगर इनकम इंक्रीज होने के बाद एक्स अमाउंट जो होता है वो कम हो जाता है, तो इट इज एन इंफीरियर गुड. सो व्हाट वी हैव इज प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विच इज ऑलवेज नेगेटिव प्लस इनकम इफेक्ट विच कैन बी पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड नेगेटिव इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स. Which means this particular price effect can be negative, it can be negative, or it can be positive. It can be positive. Positive कब हो, negative और positive में क्या वो है कि कितना change आ रहा है किस वजह से. That means हम what we are trying to say is that if price decreases then quantity demanded should increase. तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए आइडियली. ठीक है, नेगेटिव कब होगा? जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव है एंड इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव है, तो प्राइस इफेक्ट विल बी नेगेटिव. जो लॉ ऑफ डिमांड भी कहता है कि प्राइस रिड्यूस होने से क्वांटिटी डिमांडेड जो होनी चाहिए वो इंक्रीज होनी चाहिए. उल्टा, दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन होना चाहिए. बट देर इज ऑल्सो अनदर केस, अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमारा नेगेटिव ही होता है, बट अगर इनकम इफेक्ट आपका जो है, इनकम इफेक्ट जो है आपका, हाँ ठीक है, इसके साथ में एक नेगेटिव साइन है. जस्ट होल्ड ऑन टू दिस थॉट. मैं इसको आपको नेगेटिव साइन के साथ दिखाना चाह रहा था. ठीक है, अभी वो दूसरे वाले साइन के साथ दिखाना चाह रहा था क्योंकि ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा नॉर्मल कमोडिटीज़ में, बट यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा अभी, जो उसका इक्वेशन का साइन है, जो हम मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली थी, एंड ये हमारा इन्फीरियर रूट का. जस्ट होल्ड ऑन टू दिस थॉट, ये वाला थॉट, क्योंकि इसके लिए मैं आपको मैथ्स दिखाना चाहता हूँ. ठीक है, नाउ सी दिस. सी, हमने यहाँ तक ये पूरी बात करी थी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, इनकम इफेक्ट की, व्हाट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज, व्हाट इनकम इफेक्टिव इफेक्ट इज, एंड ये हमने ओरिजिनल बंडल देखा था. वी सॉ दिस ओरिजिनल बंडल, कि ये ओरिजिनल बंडल है. ठीक है, ये ओरिजिनल बंडल है आपका. ठीक है, एंड दिस इज़ द ओरिजिनल प्राइस, ये आपकी ओरिजिनल प्राइस है. फिर आपका प्राइस ऑफ एक्स कम हुआ तो आपकी जो बजट लाइन है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हुई. जब बजट लाइन बाहर की शिफ्ट हुई तो फाइनल चॉइस यहाँ पर आया.
बट अब आप इनकम उसकी वापस ले रहे हो सो दैट यू मेक द ओरिजिनल बंडल अफोर्डेबल। ध्यान रखना, मेकिंग द ओरिजिनल बंडल अफोर्डेबल है, एंड फिर आप उसकी चॉइस देख रहे हो। तो ये हमने इनिशियल बात करी, ठीक है। अब कितनी इनकम होनी चाहिए, मैंने आपको वही बताया कि एम डैश पे, एम डैश के ऊपर आप x1 x2 अफोर्ड कर पा रहे हो और m पे भी x1 x2 अफोर्ड कर पा रहे हो। तो जब आप डिफरेंस देखोगे तो वो डिफरेंस कितना आएगा, वो डिफरेंस आएगा m डेल्टा m इज इक्वल टू x1 इंटू चेंज इन प्राइस। ये हमने ऑलरेडी कर लिया, और हमने ये यहाँ पर ये केस भी देखा था कि क्या केस था। देन we went forward and we said that what will be the substitution effect। substitution effect क्या होगा, substitution effect होगा कि अगर आप, ये जो हम पॉइंट्स ले रहे थे, अगर मैं ओरिजिनल पॉइंट लेता हूँ ये वाला और जो दूसरा पॉइंट लेता हूँ ये वाला, ये मेरा है x1, ये भी मेरा x1 है और ये भी मेरा x1 है। ये मेरा x1 है जब मेरे प्राइसेस थे P और P1 और M, और ये मेरा था जब मेरे प्राइसेस थे P1 डैश एंड M डैश। तो जब मैंने चेंज इन इनकम करी, तो चेंज इन इनकम के बाद जब वापस इनकम लेने के बाद न्यू प्राइसेस पे कितना एक्स कंज्यूम करोगे और ओल्ड प्राइसेस पे कितना एक्स कंज्यूम कर रहे हो ओल्ड इनकम के साथ, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड वी शोड हेयर दैट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अब आपने ये पॉइंट लिया y वाला, अब हमने देखा कि ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इस साइड पे यू विल नॉट चूज एनीथिंग, एंड दिस इज, ये वाला जो गैप है इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, और जो बाकी बचा हुआ है उसको हम इनकम इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। वी सॉ दिस, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्पनसेटेड डिमांड। दिस चेंज इन, ये जो चेंज है x से आप y पॉइंट तक गए, this change by holding the income constant, by making him purchase the original bundle, that is also called as compensated demand। then कैलकुलेट करने के लिए हमने कैलकुलेट किया था इसको, ठीक है। ऑलवेज रीड दिस एग्जाम्पल ट्वाइस, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैलकुलेट कैसे करना है और कैलकुलेट करके कैसे आया ये। हमने कहा कि हमारे पास एक डिमांड कर्व है, x1 इज इक्वल टू 10 प्लस m बाई 10 P1। तो हमने क्या कहा, हमने हमारे पास P1 पड़ा हुआ था, तो अगर मैं डायग्राम से आपको बना के दूं तो हमारे पास क्या था, हमारे पास P1, हमारे पास ये वाले प्राइसेस थे P1 के, और हमारे पास इनकम भी थी 120 रुपये की, और हमने यहाँ पर कंज्यूम किया, हमने देखा कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, हम 14 लीटर ऑफ मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं पर वीक। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, अब हमें इसको मतलब बेसिक डिकम्पोज करना है इनटू 2 पार्ट्स। जब प्राइस गिर गया तो हमें पता है कि मेरी इनकम इंक्रीज हुई होगी, कितने से इनकम, क्योंकि अगर मैं सेम कंज्यूम करता तो कितना कंज्यूम, मैं कह रहा हूँ मैं 14 ही कंज्यूम करता, पहले 3 रुपये दे रहा था अब 2 रुपये दे रहा हूँ, तो मेरी जो इनकम है वो एक्चुअली 14 से इंक्रीज हुई है, बट वो 14 रुपये मुझे वापस लेने पड़ेंगे इससे, सो दैट आई मेक दिस बंडल अफोर्डेबल। मैं उससे 14 रुपये वो वापस ले रहा हूँ, ठीक है। सो आई मेक द न्यू इनकम, यहाँ पर जो न्यू बजट लाइन पे जो इनकम है वो 106 रुपये की हो गई। अब मैं सेम चीज सॉल्व करता हूँ कि 106 रुपये पे और न्यू प्राइसेस पे वो कितना कंज्यूम करेगा। ध्यान रखना व्हाट यू आर डूइंग, न्यू प्राइसेस P1 which is 2 and new income which is 106, how much of x1 does he consume? You put in all these values and you see that आपकी जो x1 कंज्यूम हो रहा है वो 15.3 हो रहा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ जो चेंज आया है, यहाँ से यहाँ जो चेंज आया है वो आया है 14 से 15.3, तो जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो 1.3 है। Then we went on. Now I've already explained you all of this. Why am I repeating this? Is because I want you to understand this at depth, कि आपको अच्छे से डेप्थ पे समझ में आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। इसको 2 बार आपको अगर वीडियो देखना हो तो 2 बार देखना, रीड करना उसको बार बार, तो आपको समझ में आएगा कि what is हैपनिंग, ठीक है। एंड द रीज़न इज़ कि ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन योर कोर्स, ये वाला और नेक्स्ट जो वाला जो चैप्टर है। एक्चुअली यूनिट 1 से जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 ही जगह से आएंगे, जो मैंने आपको बताया कि आपको इक्विलिब्रियम निकालना, दूसरा इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड द थर्ड इज योर दिस थिंग, योर बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। यही 3 आपके चैप्टर्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में आप क्या कह रहे हो, एज आई टोल्ड यू कि आई कीप
दी प्राइसेस एज कांस्टेंट, हम न्यू प्राइसेस के ऊपर ही करते हैं. वी सिंपली चेंज द कंज्यूमर इनकम टू फ्रॉम एम डैश टू एम एंड कीपिंग द प्राइसेस कांस्टेंट. तो न्यू प्राइसेस के ऊपर ही कितना कंज्यूम करोगे. हम क्या कह रहे हैं, ये वाला पॉइंट था. न्यू प्राइसेस पे जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट जो आपका से एक्स वाई जी लिया था ना, जी पे क्या था, जी पे x1 और x1 और y1 कितना है, x1 और x2 कितना है. अब कितना है यहाँ पर, इस पॉइंट को कहना है, इससे आई कैन कॉल दिस एज कि z इज इस पॉइंट पे x1 विद प्राइसेस pm p डैश एंड इनकम एज m. पुरानी इनकम आपकी 120 है, आपने वापस नहीं ली, और इस पॉइंट से कंपेयर करोगे जो आपका कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व पे था. दिस y पॉइंट वाज x1 कितना था, इस पे था अकॉर्डिंग टू p डैश m डैश. इन दोनों का जो डिफरेंस, इनकम वापस दे के आप देखना चाहते हो कि कितना कंज्यूम कर रहे हो आप. ठीक है. सो दिस इज, एंड आई टोल्ड यू दैट इफ इट्स एन इन्फीरियर गुड तो वो कम हो जाएगा, अगर ज़्यादा होगा तो वो बढ़ जाएगा. एंड वी डू दैट सब्स्टिट्यूशन. अब आपने क्या किया, आपने उसकी इनकम ले ली वापस 2 और उसकी प्राइस ले लिए 2 और इनकम दे दी 120. उस पर आपका आ गया 16 और पहले 15.3 था वो वाला, दूसरा वाला. सो द डिफरेंस इज इनकम इफेक्ट. नाउ I've already discussed why the sign of the substitution will be negative. And what does negative mean, ध्यान रखना है इस चीज़ का. The substitution effect is always negative or opposite to the price movement. We say substitution effect is negative since the change in demand due to substitution effect is opposite, उल्टा है to the change in price. अगर price increase कर रहा है तो quantity demanded कम हो रही है substitution effect के हिसाब से, and price कम हो रहा है तो quantity demanded जो है वो increase हो रही है according to substitution effect. तो इसका relationship price और quantity का उल्टा है, और उस उल्टे relationship को हम negative substitution effect बोल रहे हैं. ठीक है. And then comes the complicated part that we were doing in the last class. इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर हम कह रहे थे कि your change in demand due to change in prices. Now also one more thing, what I'll do is I will share this video. मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, and I want to include a couple of questions on this. So would that be okay if instead of today we have the your MCQ based test tomorrow or kal? Will that be okay? So by tomorrow I want you to revise this chapter when I complete it. So tomorrow evening we are going to have this because I want you to read this chapter twice, और उसके ऊपर मैं questions पूछूंगा. और ठीक है, just post it on the group कि मैं इसके क्वेश्चंस भी मैं ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, बिकॉज आई वांट यू टू रीड दिस. ठीक है. नाउ अब लेट अस सी दिस. अब हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ना. ये हमने लास्ट क्लास में भी करी थी. हमने कहा कि चेंज इन डिमांड कितनी है. मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर थे और यहाँ पर थे. ये न्यू प्राइसेस पे है, ये ओल्ड प्राइसेस पे है. यहाँ पर आप कोई पॉइंट थे ना, इस पॉइंट को ए बी सी लिख दो, नहीं तो और कन्फ्यूजन होता है कई बार. ए और सी. ए पॉइंट पे आप कंज्यूम कर रहे थे कुछ एक्स. कितना कंज्यूम कर रहे थे, एक्स कंज्यूम कर रहे थे उतना x1 जहाँ पर प्राइसेस थे p और p1 और इनकम थी m. ए पॉइंट पे उतना x1 कंज्यूम कर रहे थे, विच वॉज, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो हमारा 14 लीटर्स. एंड देन सी पॉइंट पे क्या था, सी पॉइंट पे हम 16 कंज्यूम कर रहे थे, और x1 कितना था, x1 था अकॉर्डिंग टू प्राइस P1 डैश एंड M. इनका जो डिफरेंस है A माइनस C माइनस A इज नथिंग बट प्राइस इफेक्ट. की प्राइस कम होने की वजह से सेम इनकम पे क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई, दैट इज इनकम, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सो आई हैव रिटन दिस इज द चेंज इन x1. चेंज इन x1 इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस दिस इनकम इफेक्ट. ठीक है. अब उसने इसी पॉइंट को, ये जो मैंने लिखा, इसी पॉइंट को लिखा कि P1, I can write this point as x1 P1 dash comma M, and I can write this A point as x1 P1 comma M.
ठीक है। तो उसने इस पॉइंट को ए माइनस बेसिकली सी माइनस ए लिख दिया उसने कि टोटल कितना है वो जो दो लीटर का आपका इंक्रीज हुआ। अब दिस कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट, जो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि ये बीच में एक पॉइंट बी है जिसमें x1 कितना होगा, x1 होगा p1 डैश, ठीक है, सॉरी इस पे यहाँ पर नहीं, मैंने गलत मार्क कर दिया बी, इस पॉइंट से जाती हुई लाइन बी पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, बी पॉइंट मैं यहाँ पर लेता हूँ एंड इस बी पॉइंट पे x1 कितना होगा अकॉर्डिंग टू p1 डैश एंड m डैश, नए प्राइसेस और रिड्यूस्ड इनकम। तो कितना है, दिस इज 15 पॉइंट, ये हमारा ये वाला पॉइंट क्या था, दिस वॉज 15.3 माइनस 14, 1.3 आया था। x1 एट न्यू प्राइसेस, न्यू इनकम जो आपने चेंज करी, माइनस जो ओल्ड वाला सिचुएशन था, सो दिस वॉज वही हमारा जो 1.3 वाला था। एंड दिस वॉज की न्यू प्राइसेस एंड ओल्ड इनकम माइनस जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में न्यू प्राइसेस माइनस जो अपने कॉम्पनसेटेड इनकम ली थी वो वाला। तो दिस इज बेसिकली आई कैन से दिस पोर्शन is nothing but b minus a वाला portion and this portion is nothing but c minus b वाला portion, ठीक है। तो I can write c minus a is equal to b minus a which is substitution effect plus I can write this as c minus b, b minus a yes and c minus b। तो अगर आप देखोगे तो ये b और b कट जाएगा और वापस वही c माइनस ए ही बच जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज, क्योंकि ये आइडेंटिटी अपने आप में ऑलवेज इट हैज टू बी ट्रू, क्योंकि अगर आप b को b से काटोगे तो अपने आप ही दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे सेम चीज़ आ जाती है, और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे जब सेम ही चीज़ आ जाती है तो उसको हम आइडेंटिटी बोल देते हैं। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज Slutsky identity. It is identity because it is true for all values of p dash m dash, because left hand side has to be equal to right hand side. Now we already know that for normal commodities, हमने क्या बात करी, for normal commodities what does this mean कि अगर आपका इफ प्राइस गोज अप, यहाँ पर उसने, अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या आता है कि उसने एकदम से यहाँ पर प्राइस गोज अप का एग्जाम्पल लिख दिया इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन का एग्जाम्पल लिखने। इफ प्राइस गोज अप इट इज लाइकली टू डिक्रीज इनकम फॉर नॉर्मल गुड विच मीन्स डिक्रीज इन डिमांड। इफ बोथ reinforce each other, demand the change in demand due to price increase for a normal good will be what। देखो अब अगर प्राइस आपका इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी और आपकी इनकम जो हो जाएगी वो भी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा आपका नेगेटिव रहता है, और इस केस के अंदर अगर आपकी इनकम कम हुई है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होनी चाहिए थी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट सेज कि दोनों रीइंफोर्स कर देंगे और उसकी वजह से यू आर सेइंग कि आपका क्या कहते हैं ये जो है क्वांटिटी डिमांडेड जो आपकी गिर जाएगी, ऑपोजिट रिलेशनशिप आ जाएगा। नाउ लेट अस एक्सप्रेस दिस इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। लेट अस एक्सप्रेस दिस नाउ, व्हाट कैन हैपन इन केस ऑफ एन इंफीरियर गुड, ठीक है। सो हमने यहाँ देखा कि चेंज जो प्राइस इफेक्ट था विच वॉज चेंज इन x1 was equal to substitution effect which was change in x1s plus income effect which is change in x1n, ठीक है। Now अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी और आपकी इनकम भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो उस केस के अंदर हमें तो पता है कि ये तो नेगेटिव है ही है, और क्वांटिटी इनकम, क्योंकि आपकी प्राइस इंक्रीज हुआ आपकी इनकम डिक्रीज हुई है, इनकम डिक्रीज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आपकी गिरेगी इन केस ऑफ अ नॉर्मल गुड। से नॉर्मल गुड में क्या होता है, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन एम जो होगा नॉर्मल कमोडिटी के अंदर, अगर आपका वो होगा तो
नॉर्मल कमोडिटी के अंदर वो पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स अगर ये गिर रहा है तो ये भी गिरेगा, ठीक है। और इस केस में हमारी इनकम जो है वो गिर रही है, और इनकम गिरने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है, ये जो क्वांटिटी डिमांडेड, ये जो क्वांटिटी इनकम है वो एक्चुअली में गिर रही है, तो इसलिए चेंज इन ये तो डिक्रीज हो गई है। बट अगर मैं एक इन्फीरियर गुड ले लूँ, इन्फीरियर गुड के अंदर क्या होता है, प्राइस की वजह से तो क्वांटिटी जो आपकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का चेंज इन एक्स विल ऑलवेज बी नेगेटिव। बट ऐसा हो सकता है सब इनकम इफेक्ट की वजह से, अगर ये नेगेटिव है तो इनकम आपकी गिर रही है बट आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है आपकी गिर रही है। आप क्या करोगे, आप रोटी और चावल की बजाय आप बाजरा खरीदने लग जाओगे, बिकॉज बाजरा इज एन यूजली एन इन्फीरियर गुड, तो आप कोर्स ग्रेन्स खरीदने लग जाओगे। तो यहाँ पर आपका जो चेंज इन x1n है, द चेंज इन x1n वो पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, वी डू नॉट नो कि प्राइस इफेक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस इज, इट कैन इंक्रीज, इट कैन डिक्रीज, और अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इट बिकम्स कि प्राइस इंक्रीज करने की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, तो उसका मतलब वो गिवन गुड है, ठीक है। गिवन गुड बेसिकली वायलेट्स द लॉ ऑफ डिमांड। सो दिस इज व्हाट I had explained you in the previous class। यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिस्कशन यहाँ पर किया हुआ है। सो डोंट गेट कंफ्यूज वाइल रीडिंग दिस, क्योंकि यहाँ पर केस है चेंज इन प्राइस इंक्रीज का उसने केस बता दिया डिस्कस करते हुए, रादर देन प्राइस डिक्रीज का। देन यू हैव रेट्स ऑफ चेंज। अब रेट्स ऑफ चेंज में हमने क्या किया, रेट्स ऑफ चेंज में वी सेड that what will happen, just a second guys, what will happen if what I do is मैं उसका rate of change में निकालना चाहता हूँ, ठीक है। so we have seen this graphically, now we want to see the identity in a different way। अब इसको अगर हमने देखना है diagrammatically, ठीक है, अभी हम diagrammatically बना रहा हूँ। now प्लीज़ ड्रॉ दीज डायग्राम्स केयरफुली व्हेन यू आर गोइंग टू रिपीट दिस, ठीक है। ये वाले डायग्राम्स को अच्छे से देखना, क्योंकि ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। नाउ जब आप नॉर्मल गुड का केस बनाओगे, इन्फीरियर गुड का केस बनाओगे और गिवन गुड का केस बनाओगे, 3 केसेस बनाओगे आप, गिवन गुड, नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड, ठीक है। नाउ वी विल मेक ऑल 3 केसेस। बनाना कैसे है, इस तरीके से आपने प्राइस लिया पहले, फिर प्राइस फॉल का, ऑल केसेस आर फॉर px डिक्लाइन, सारे केस वही हैं। आपको घर बैठ के PS इंक्रीज का भी केसेस देखने हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक चैलेंज है, यू हैव टू टेक अप दैट। अब ये आपका पॉइंट है इनिशियल, तो अगर आपका इनिशियल पॉइंट है तो इस इनिशियल पॉइंट से हमेशा आपकी कॉम्पनसेटेड डिमांड कब चली जाएगी, कॉम्पनसेटेड सॉरी, ये सेम एंड एक्चुअली एक ही डायग्राम बनाना चाहिए था, उसी को रिपीट करना चाहिए। ये वाला सेम चीज़ सेम केस में बना रहा हूँ, ठीक है। अब आपको चूज करना है कि जब प्राइस डिक्लाइन होगा तो आपको क्या करना है। प्राइस डिक्लाइन होते के साथ ही अगर ये आपका पॉइंट, ये तीनों में पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, ऑल दीज आर पॉइंट ए, बट देयर आर 3 केसेस दैट वी हैव। अब आपको ये पता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होगा वो तो नेगेटिव ही होगा, तो दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की जो पॉइंट आएगा ना, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जो पॉइंट आएगा, अभी मैं लगा रहा हूँ, फिर बाद में मिटाऊंगा अभी उसको। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का पॉइंट जो हो जाएगा तीनों केसेस में इसी लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि वो तो हमेशा नेगेटिव ही होती है। अगर प्राइस डिक्लाइन हुआ है तो क्वांटिटी इंक्रीज ही हो गई। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जो पॉइंट बी है, अगर हम ये वाले पॉइंट जो हैं, पॉइंट ए जितने भी हैं, ऑरेंज वाले सारे पॉइंट ए हैं, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए। पॉइंट बी जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाला होगा वो हमेशा ब्लू वाली पॉइंट पे आएगा, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव। बट जो फाइनल पॉइंट आएगा, द फाइनल पॉइंट दैट इज देयर, नॉर्मल कमोडिटीज में 100% यहां पर आएगा और ज्यादा राइट में, ठीक है। तो दैट मीन्स
अगर ये बी पॉइंट को अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना व्हाट एम आई डूइंग, अगर मैं बी पॉइंट को लेता हूँ यहाँ पर तो सी पॉइंट को लूँगा उसके राइट पे, ठीक है, उसके राइट पे होना चाहिए। इंफीरियर गुड्स, दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल, दिस इज द केस ऑफ इंफीरियर, and this is the case of Giffen, ठीक है। if I have to take a point, now I'm taking those points, when I take the substitution effect वाले points, तो मैंने यहाँ पर point ले लिया। अब ध्यान रखना कि नॉर्मल कमोडिटी के अंदर क्या होगा, जो ग्रीन वाला पॉइंट होगा दैट विल बी टू द राइट ऑफ द ब्लू पॉइंट। बट जब आप ओनली इंफीरियर गुड बट नॉट गिफन गुड का केस बनाओगे तो इसको क्या करना, इसको राइट हैंड साइड में रखना, ठीक है। बट जो ग्रीन वाला पॉइंट लोगे, वो जो ग्रीन वाला पॉइंट होगा वो इनके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। और गिफन गुड के केस में क्या होगा, ये आपका राइट हैंड साइड में ही जाएगा, बट जो फाइनल कमोडिटी का जो वो होगा वो इसके लेफ्ट में होगा, ए के लेफ्ट में। नाउ यू नीड टू, अब अपने पॉइंट्स क्लियर हो गए, बट आपके लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क होगा आईसीज बनाना विच इज नॉट इंटरसेक्टिंग। पहले मैं आपको पॉइंट्स के वो दिखा दूंगा, मार्क करके दिखा दूंगा कि व्हाट इज दिस, दिस इज ये आपका हो गया, ये आपका इफेक्ट हो गया, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज, यहां से यहां तो आया, दिस इज इनकम इफेक्ट। यहां पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड वी हैव, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, बट वो जिस तरीके से पॉजिटिव है उसके साथ में एक नेगेटिव साइन आता है, तो वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूं। एंड ये इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो हो गया वो इतना हो गया, बट आपका एक वापस इनकम इफेक्ट हुआ, वापस एक इनकम इफेक्ट हुआ, इनकम इफेक्ट जो था वो थोड़ा सा वापस हुआ, ठीक है। यहां से यहां वाला जो इनकम इफेक्ट है, मैंने पॉइंट नहीं लिया, दिस, ये जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है, ये पूरा जो इफेक्ट है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और ये जो वापस आया थोड़ा सा ये आपका इनकम इफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आपका गुड इंफीरियर है। और जो नेट इफेक्ट रहा, द नेट इफेक्ट इज दिस विच इज प्राइस इफेक्ट, ठीक है। एंड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, ये आपका नॉर्मल, ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बट इनकम इफेक्ट जो है वो इतना ज्यादा हैवी है कि that reduces your consumption to such an extent, income effect, कि आपका ओरिजिनल पॉइंट से भी लेफ्ट में आ गया आपका फाइनल वाला पॉइंट, एंड यू रीच दिस इज योर इनकम इफेक्ट एंड दिस इज योर नीचे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो नेट जो इफेक्ट हुआ, द नेट इफेक्ट इज दिस इज योर नेट इफेक्ट, दिस इज द नेट प्राइस। तो प्राइस गिरने की वजह से क्वांटिटी जो है और भी गिर गई, दैट इज वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एंड दैट इज वाई गिवन गुड्स आर अ एक्सेप्शनल केस लॉ ऑफ डिमांड। all inferior goods, all given goods are inferior goods, but not all inferior goods are given goods. This is a favorite question of graduation, क्योंकि inferior good और given good दोनों, given good जो है inferior good की कैटेगरी में आता है, but वो extreme inferior goods होते हैं जिसमें income effect overpowers the price effect, overpowers the substitution effect, and उसकी वजह से you have this case. तो ये तीनों आपके पास केसेस बने हुए होने चाहिए, एंड इनका मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईसीज बने होने चाहिए, और नॉन इंटरसेक्टिंग आईसी। देखो पहले केस में मैं आईसी कैसे बनाऊंगा, देखो ये पॉइंट लिया ऐसा
और एक ऐसा आईसी बनाया, फिर ब्लू वाले का आईसी बनाया, ऐसा और ऐसा, और फिर फाइनली ग्रीन आईसी, नॉन इंटरसेक्टिंग आईसीज। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग सारे आईसीज बन गए आपके। तो आपको आईसीज बहुत केयरफुली बनाने हैं। नाउ लेट मी ड्रॉ दिस आईसीज अगेन। यहाँ पर ध्यान रखना, इस केस के अंदर ये नीचे से जाना चाहिए आईसी आपका, यूँ करके। एक आईसी बन गया, फिर दूसरा आईसी, इस पॉइंट, ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है ऊपर जाएगा, तो ध्यान रखना कैसे बनाओगे, ये इस तरीके से बनेगा आपका आईसी। एंड तीसरा जो आईसी बनेगा ग्रीन वाला, वो इस तरीके से, मेक लाइक दिस। ठीक है, और सेम फॉर दिस यू हैव टू मेक अ वेरी वेल डिफाइंड आईसी। ठीक है, यहाँ से लेना आईसी को और यूं करके बनाना, फिर दूसरा जो आईसी लोगे वो इस तरीके से लेना और इस तरीके से बनाना, और तीसरा जो आईसी होगा वो नॉन इंटरसेक्टिंग ही इस तरीके से यूं करके होगा। ठीक है, सो आपके आईसीज जो होने चाहिए वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो नॉन इंटरसेक्टिंग हो। अगर आपने इंटरसेक्टिंग आईसीज बना दी तो वो डायग्राम कैंसिल हो चुका है। So make sure that you draw these diagrams just the way that I have drawn. उसको प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार, वो अपने आप आ जाएगा, बट एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये जिस डिस्कशन हमने ऑलरेडी, ये पूरा डिस्कशन मैंने आपको समझाया था यहाँ पर ग्राफ्स के फॉर्म में, बट वो ग्राफ्स मैंने आपको उस टाइम पे बनाए नहीं थे। आई हैव ड्रॉन दीज ग्राफ्स फॉर यू एज वेल। देखो वही आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, टोटल इफेक्ट कितना बचा, इनकम इफेक्ट इधर चल गया। दिस इज ये वाला जो केस था, ये गिफिन वाला केस है, और ये नॉन गिफिन इंफीरियर वाला केस है। देखो बीच में आ रहा है, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। नॉन गिफिन में सी वाला में आ गया, और ये देखो ये पॉइंट ए है, ये बी है, और देखो सी देखो किस तरीके से आया। मैंने कहा था ना, डायग्राम जो है बहुत केयरफुली बनेंगे तब जाके आप बना पाओगे। इसको बार बार बनाना, तब जाके आपका डायग्राम बनेगा। नाउ what we had done after this what we had said was कि let us boss see this term in terms of, see this entire equation। जो मैं आपको कह रहा था ना, पॉजिटिव नेगेटिव का अभी तक कंफ्यूजन चल रहा है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या कंफ्यूजन है। मैं अब आपको जो जिस तरीके से स्लट्सकी ने करा था उसको बताते हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे चेंज इन प्राइस इफेक्ट। द प्राइस इफेक्ट है इज नथिंग बट चेंज इन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बट प्लस चेंज इन इनकम इफेक्ट। हम यही बोल कर रहे थे, चेंज इन x1 इज इक्वल टू चेंज इन x1s प्लस चेंज इन x1n। बट x1 के अंदर n इनकम की वजह से चेंज क्यों आ रहा है? लेट अस सी दैट। When we express this Slutsky identity in terms of rate of change, it turns out convenient to define change in m to be negative of income effect. Negative of income effect किस तरीके से आप बोल रहे हो कि हमने इनकम वापस ले रहे थे ना, तो हम कह रहे हैं कि x1 क्या है, x1 हम कह रहे हैं कि p1 m डैश माइनस p1 डैश m, जो न्यू पॉइंट है, दिस इज पॉइंट c एंड दिस इज पॉइंट b। याद रखना वापस, अब मैं बार बार आपको उन्हीं पॉइंट से बार बार बताऊंगा। दिस इज पॉइंट a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर मैं b माइनस c करूं तो उसको अगर मैं डिफाइन करूं कि चेंज इन x1 बिकॉज ऑफ इनकम, एक्चुअली में चेंज इन x1 बिकॉज ऑफ इनकम चेंज, तो एक्चुअली ये है। और मैं उसको कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आई एम सेइंग b वाला पॉइंट माइनस c वाला पॉइंट। तो एक्चुअली b वाला पॉइंट तो कम है यहाँ पर c वाले पॉइंट से। सो आई एम सेइंग दैट दिस इज चेंज नेगेटिव ऑफ इनकम इफेक्ट। मैंने बता दिया कि चेंज इन m को मैंने डिफाइन किया कि चेंज इन m इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन n। तो चेंज इन n बट उसको रिवर्स कर दिया। Now given this definition, now I can write, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था, हमने कहा था this was this, I can write this as minus of change in income। ठीक है, change in income, and then what we have done is, why we have done, मैं आपको अभी ये भी समझाऊंगा। what we have done is we have divided each of this by p1। तो जब हमने p1 से डिवाइड किया तो हमारा राइट हैंड साइड क्या बन गया, हमारा राइट हैंड साइड बन गया that
change the rate of change of demand when the price changes and income is adjusted to keep the old bundle affordable. ये तो हमारा हो गया कि प्राइस चेंज हुआ है बट हम ओल्ड अफोर्डेबल बंडल ही कंज्यूम कर रहे हैं, और ये इसका डेफिनेशन भी है. बी पॉइंट पे आपका प्राइस चेंज हो गया है बट आप ओल्ड बंडल अफोर्डेबल करवा रहे हो, ठीक है, उससे इनकम लेने के बाद. सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म इज सिंस वी हैव चेंज इन वी हैव एन इनकम चेंज इन द न्यूमरेटर. आपका इनकम चेंज हुआ है न्यूमरेटर के अंदर, अगर हम वो डिनोमिनेटर में भी ले आए तो इट विल बी बेनिफिशियल. नाउ व्हाट इज द चेंज इन इनकम? द चेंज, ये हमें पता है कि चेंज इन इनकम इज व्हाट? चेंज इन इनकम इज, हमें पता था कि इनकम कितने से चेंज हो रही है, जितने से प्राइसेस चेंज हो रहे हैं इनटू पुराना वाला एक्सपेंस जो हमारा 14 आया था. तो आई कैन राइट कि चेंज इन प्राइसेस क्या हो जाएगा? चेंज इन प्राइसेस विल बी नथिंग बट, इसको अगर रीअरेंज करोगे, द चेंज इन प्राइसेस विल बी चेंज इन m अपॉन x1, दैट इज द चेंज इन प्राइस. तो बस वो जो आपने नीचे जो चेंज इन प्राइसेस लिखा था उसको रिप्लेस कर दिया इसके साथ में, ये जो इसको रिप्लेस कर दिया आपने चेंज इन इनकम अपॉन x1 से. सो नाउ यू हैव अ न्यू टर्म, यहाँ पर you have this new term which is change in income की वजह से, चेंज इन इनकम की वजह से x1 कितना चेंज होगा into x1. so this is how we write the Slutsky equation now. so the Slutsky equation is so the Slutsky equation is basically price effect is equal to substitution effect minus income effect into x1, ठीक है. and what is this income effect? this is change in x1 because of change in prices, keeping income this is keeping old budget जो है उसको आप affordable बना पाओगे, and this is change in x1 into change in income into x1 कितना कंज्यूम कर रहे थे. और अगर आपका, आप देखो, अब इसको डीमिस्टिफाई करते हैं कि अगर दिस इज द प्राइस इफेक्ट तो क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ये वाला इफेक्ट तो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो इज ऑलवेज नेगेटिव. दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव. इट विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव फॉर inferior goods, this will be negative for inferior goods, this will be positive for normal goods. तो नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होगा? नॉर्मल गुड्स के लिए ये पॉजिटिव है बट इसके साथ, इस नेगेटिव के साथ आ रहा है तो ये नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव है तो प्राइस इफेक्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है. फॉर इन केस ऑफ नॉर्मल कमोडिटीज आपका ये वाला इफेक्ट तो हो गया पॉजिटिव बट ये नेगेटिव साइन के साथ बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव हो गए नेगेटिव, और ये वाला ऑलरेडी आपका नेगेटिव चल रहा है. सो प्राइस इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव. तो आपकी प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी कम होगी, क्वांटिटी प्राइस ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी कम होगी, और प्राइस नीचे जाएगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी. और अगर आपका ये इंफीरियर गुड हो गया, तो इंफीरियर गुड के अंदर ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, और नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, और ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हुआ, तब स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि इनकम इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग है. तो एक और चीज़ आप लिख सकते हो इससे. सो इफ आई हैव टू राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज, द चेंज इन, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, the change in x1 because of change in prices is equal to change in x1 because of substitution effect because of change in prices minus change in x1 income, x1 income की वजह से कितना चेंज हो रहा है because of change in income into x1. this is called as income effect. तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होकर एक्चुअली में ये आपका इनकम इफेक्ट है एंड ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है. ये जो इनकम इफेक्ट है दिस कैन बी फर्दर बी ये चेंज इन x1 m बाय चेंज इन m. दिस कैन बी पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स. दिस चेंज इन x1 m by
change in M can be negative because of inferior goods. ठीक है, ये inferior goods के केस के अंदर। अब अगर ये दोनों, अगर ये पॉजिटिव है, मान लो ये पॉजिटिव वाला केस लेते हैं, if you take this case, then what is there? Then price effect is equal to substitution effect, which is negative, and income effect, which is पॉजिटिव, बट उसके साथ में ये जो माइनस वाला साइन है, ये माइनस वाले साइन के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका नेगेटिव हो गया टोटल। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव इंटू x1 था ना, ये इंटू x1 था, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो प्राइस इफेक्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। बट अगर ये वाला केस हुआ तो इसमें दो केसेस बनेंगे। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि ये वाली चीज भी नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, तो इसका मतलब अगर आपका, मैं मॉडुलस से बता रहा हूं, अगर आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जो पावर है, क्योंकि वो भी नेगेटिव है और इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव है, अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो इनकम इफेक्ट से बड़ा है, ये वाला इफेक्ट जो है इस वाले इफेक्ट से बड़ा है, कि ये पॉजिटिव हो जाएगा बट ये नेगेटिव है, तो प्राइस इफेक्ट विल बी नेगेटिव। और अगर इनकम इफेक्ट जो हो जाएगा, अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो हो जाएगा वो इनकम इफेक्ट से कम है, then the price effect will be positive, and these are called as Giffen goods, and these are called as inferior but not Giffen। ठीक है, these are the two। ये मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ का, आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, all of this is written है, ठीक है। एंड देन लॉ ऑफ डिमांड आपको ये बता रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब हमें ये पता चल गया कि गिफन गुड क्या है, इन्फीरियर गुड क्या है, ये हमने डायग्राम से भी देख लिया, हमने इसको मैथमेटिकली भी देख लिया। अब हम कुछ केसेस देखते हैं कि इन्फीरियर गुड किस केसेस में आता है एंड गिफन गुड किस केसेस के अंदर आता है, दैट वी नीड टू सी ना। अब अगर हम देखें इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर क्या होता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारे ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व है। जब आप शिफ्ट करोगे उस बंदे से इनकम वापस लोगे, तो ये सेम बंडल अफोर्डेबल होना चाहिए न्यू प्राइसेस के ऊपर, तो ये सेम बंडल आपने अफोर्डेबल किया है न्यू प्राइसेस, ठीक है। अब ओरिजिनल पॉइंट भी यही है और क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बाद भी पॉइंट यही बनेगा, क्योंकि और कोई पॉइंट पे तो आ नहीं सकते आप। यू कैन नॉट हैव दिस पॉइंट, यू कैन नॉट हैव दिस पॉइंट, इस लाइन पे कहीं भी कुछ कोई भी और पॉइंट नहीं ले सकते हो। तो दैट मीन्स यही आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो हो जाएगा वो सेम ही पॉइंट पे हो जाएगा। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज जीरो, ओनली इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज जीरो एंड इनकम इफेक्ट इज इक्वल टू टोटल प्राइस इफेक्ट। इस केस में ये होता है। देन द सेकेंड एग्जाम्पल, ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया ये वाला, ठीक है। The second example is of perfect substitutes। perfect substitutes के केस में क्या होता है कि ये आपकी ओरिजिनल बजट लाइन थी एंड आप क्या कहते हैं you were consuming original choice was only x2, this was your original choice, आप इतना x2 कंज्यूम कर रहे थे। अब क्या हुआ, these are your, by the way these are your इंडिफरेंस कर्व्स, ये ब्लू वाली जो है ये सारे इंडिफरेंस कर्व। अब क्या हुआ, प्राइस कम होने की वजह से इस तरीके से प्राइस हुआ। तो पहले प्राइसेस किस तरीके से, पहले प्राइसेस इस तरीके से थे कि m बाई P1 और m बाई P2 में आपको क्या कहते हैं यूटिलिटी जो है पर रुपी जो यूटिलिटी जो है वो आपको ज़्यादा मिल रही थी, marginal utility by P1 and marginal utility of x1 by P1 and x2 by P2। तो अब पहले क्या हो रहा था कि आपको पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी जो थी वो x2 से ज़्यादा मिल रही थी। इस तरीके से प्राइसेस थे कि यू वर ओनली कंज्यूमिंग, आपका ये ज़्यादा था, पर रुपी यूटिलिटी ज़्यादा था, विच बेसिकली मीन्स इफ यू रीअरेंज दिस,
कि mu x1 by mu x2 was greater than p1 by p2, which basically means कि MRS XY से ज़्यादा आपका P1 by P2 था. स्लोप ऑफ बजट लाइन, इसका ये स्लोप ऑफ बजट लाइन, इट वॉज स्टीप एंड दिस वॉज रिलेटिवली फ्लैट. अगर इस तरीके से आपका कर्व था तो आपका इक्विलिब्रियम वॉज दिस पॉइंट ए, ये आपका ए पॉइंट था. ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में बाय द वे ए पॉइंट और बी पॉइंट इंटरसेक्ट कर गए. ठीक है, और सी पॉइंट यही है, तो इस केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाता था. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द अदर केस, दिस. अब आपने क्या किया, अब आपका प्राइसेस गिर गए. अब प्राइसेस गिरने की वजह से हो सकता है, प्राइस ऑफ P1 गिरने की वजह से हो सकता है कि MRS X1 X2 इज नाउ ग्रेटर देन P1 P2. अब इस केस के अंदर उल्टा सिचुएशन हो गई कि अब प्राइस, अब MU न्यू प्राइसेस के अंदर MU X1 by PX1 is now more than MU X2 by PX2. Now you will start consuming only commodity 1. आप शिफ्ट कर जाओगे, अब आप न्यू कमोडिटी B जो होगा वो पॉइंट ये हो जाएगा, एंड यू द एंटायर चेंज. अब इनकम कम करके कोई पॉइंट नहीं है, आप कोई भी पॉइंट जो है इसके ऊपर नहीं लोगे. अब इनकम कम करके भी कोई इफेक्ट नहीं है. ऑल द इफेक्ट दैट हैज कम is because of substitution effect. There is no effect called as income effect in this case. So what has happened in this case, that price effect is equal to in substitution effect plus income effect, and income effect is zero. Income effect is zero, all the effect is substitution effect. This is the new case. ठीक है, then this is the new case. Then the next case is this quasi-linear. If you remember quasi-linear के केस में हमने जब ऊपर केस बनाए थे quasi-linear का पिछले चैप्टर के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि quasi-linear का किस तरीके से कर्व होता है. इस तरीके से आप पहले x1 तक, उसके बाद आप इनकम इंक्रीज करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नई वाली इनकम्स के ऊपर, नई वाली जितनी भी आप इनकम लोगे वो सेम अमाउंट ऑफ x1 करता रहेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल से log ऑफ x1 प्लस x2, इस तरीके जो फंक्शंस होते हैं वो सारे क्वाजी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन अगर ऐसा लूँ तो दिस इज अ क्वाजी लीनियर. तो इनकम इंक्रीज भी होती रहेगी तो भी आप x1 उतना ही कंज्यूम करोगे. सो द इंटायर इफेक्ट, पहले आप यहाँ पर थे, अब आप यहाँ पर हो. ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट होगा ये इस पॉइंट से तो वापस निकलती भी जाएगी, बट द इंटायर इफेक्ट दैट यू विल सी is because of this entire effect is because of substitution effect and nothing because of income effect की वजह से कोई भी चेंज नहीं आया x1 के अंदर. So again this is the case of quasi-linear functions. I want you to try all these three diagrams, and now let's go to the other part, which is rebating a tax. What is this rebating a tax? जो हमने पहले भी बात करी थी एक बार, rebate tax. Now ये बेसिकली वही सिचुएशन दिखा रहा है जो हमने पहले भी एक बार देखी थी कि व्हाट विल हैपन अगर प्राइस इंक्रीज कर दो और आप दूसरे को बोलो कि मैं आपको इनकम भी वापस थोड़ी सी दे रहा हूँ सो दैट यू कैन अफोर्ड द ओरिजिनल बंडल. देन व्हाट विल हैपन, विल द कंज्यूमर बी वर्स ऑफ और विल द कंज्यूमर बी बेटर ऑफ. तो हम ये देख रहे हैं कि टैक्सिंग अ कंज्यूमर एंड रिबेटिंग द रेवेन्यू मेक्स द कंज्यूमर वर्स ऑफ, जो हमने पहले भी बात करा था. अब इस केस में क्या हुआ, सपोज मैं कंज्यूमर को बोलता हूं, कि बॉस आई एम टैक्सिंग यू सम अमाउंट. ये आपकी पुरानी बजट लाइन है, ये आपकी पुरानी बजट लाइन है. ठीक है, दिस इज योर ओल्ड बजट लाइन. अब प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं. अब प्राइसेस इंक्रीज का मतलब क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज का हमेशा मतलब होता है कि आपका जो ये कर्व है ये अंदर की तरफ जाएगा.
प्राइसेस इंक्रीज, यहाँ पर प्राइसेस इज P1 बाई P2, यहाँ पर क्या हो गया P1 प्लस T बाई P2, टैक्सेस की वजह से प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, आपने किसी गैसोलीन के ऊपर टैक्स लगा दिया, से इस केस में गैसोलीन पे टैक्स लगाया हुआ, बट जब आप टैक्स लगाओगे उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा कि आई वॉन्ट टू मेक द ओरिजिनल बंडल अफोर्डेबल। आपने क्या किया, वो जो इनकम थी वो उसको वापस करनी शुरू कर दी, जितना भी आपने टैक्स से पैसा कमाया था वो आपने उसको वापस करना शुरू कर दिया। एंड यू सेड कि ये जो पॉइंट था, वेयर इज द पॉइंट, आपने कहा कि you will give the money in such a way that you can spend this money on other commodities as well. You have given that person this income. Let me explain it there. Now यहीं पे explain करता हूँ, पहले यहाँ पर करता हूँ फिर वहाँ पर। ये आपकी ओरिजिनल बजट लाइन है जिसमें आपके पास एक्स कमोडिटी जो है उसको बिफोर टैक्स उसका प्राइस है, और जो दूसरी तरह है वहाँ पर आपके पास एम इनकम है। अब आपने क्या किया, अब इसके प्राइसेस बढ़ा दिए, एक्स के आपने प्राइसेस बढ़ा दिए। प्राइस कैसे बढ़ाया, पी एक्स प्लस टी। बट ये जो टी से आपने पैसा रेज किया वो कितना रेज किया, सपोज आपकी क्वांटिटी जो नई क्वांटिटी थी वो थी एक्स डैश, तो आपने टी इंटू एक्स डैश जो पैसा रेज किया, वो जो पैसा है वो आपने बंदे को वापस कर दिया। आपने कहा कि मैं तुझे इनकम के फॉर्म में, रिमेंबर वाई कमोडिटीज अदर गुड्स, आपने उस फॉर्म में उसको और ये पैसा दे दिया। सो ये इसका जो न्यू बजट लाइन है वो ये है। न्यू बजट लाइन पे ध्यान रखना कि प्राइसेस जो एक्स के हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, बिकॉज दिस इज पी एक्स प्लस टी, ये प्राइसेस हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका स्लोप के साथ में आपका थोड़ा शिफ्ट भी हुआ है, क्योंकि ये जो टी से टैक्सेस बढ़ा है उसको आपने वापस इनकम के फॉर्म में वापस कंज्यूमर को दे दिया है। एम जितनी पहले थी प्लस टी इंटू एक्स बार जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो। तो इसमें हम देखते हैं कि ओरिजिनली द कंज्यूमर was at point x1 x2। जब वो x1 x2 पे था तो उसने, जब वो पुरानी बजट लाइन पे था तो वो x y पे था। अब जब आपने उससे पैसे ले लिए हैं और आपने उससे टैक्स कर दिया और पैसे उसको वापस दे दिए, तब वो इस वाले पॉइंट पे है, न्यू बजट लाइन के इस वाले पॉइंट पे, विच इज ऑट अ लोअर इंडिफरेंस कर्व। सेम इट इज अफोर्डेबल, ये जो क्या कहते हैं दिस पॉइंट, इनफैक्ट अफोर्डेबिलिटी के टर्म्स में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम है। दैट मीन्स पी एक्स डैश इंटू एक्स डैश प्लस पी वाई इंटू एम, पी वाई इंटू वाई डैश विल स्टिल बी इक्वल टू एम। ठीक है, दोनों पॉइंट इन इनकम के फॉर्म में दोनों पॉइंट सेम अफोर्डेबिलिटी है, बट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी दिस इज एट अ लोअर इंडिफरेंस कर्व। तो आपने क्या किया, दिस इज कॉल्ड एज रिबेटिंग अ टैक्स। आप बिजली पे टैक्स लगा दो या गैस पे टैक्स लगा दो, गैसोलीन पे आपने टैक्स लगाया और पेट्रोल पे टैक्स लगाया, और वो टैक्स रेज करके आपने वापस कंज्यूमर को वापस दे दिया, उसके बावजूद आपकी जो यूटिलिटी होगी वो गिर जाएगी। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज शोन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। एंड लेट अस सी दिस, see rebating a tax. Now what has happened is that there was this OPEC crisis that happened. OPEC crisis क्या था, OPEC crisis के अंदर in 1974 there's this actually the origin of this entire thing happened in Israel और मिडल ईस्ट के बीच में, जैसे अभी आज की डेट में लड़ाई चल रही है, वैसे उस टाइम पे भी लड़ाई चल रही थी। अब इस लड़ाई के चक्कर में what Israel had done was it had, with support of US, had invaded certain portions of Jordan and Egypt and all these countries. So the impact was that अब इनको जो ऑयल था, ऑयल डिपेंडेंसी थी, तो मिडल ईस्ट वालों ने क्या कहा कि हम ऑयल यूएस को बेचेंगे ही नहीं।
जब ऑयल यूएस को नहीं बेचेंगे तो ऑयल खरीदोगे, ऐसे ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। तो हाउ डू यू बेसिकली रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ ऑयल इन द कमोडिटी सो दैट आपका इम्पोर्ट बर्डन कम हो। तो एक ऑप्शन निकल के आया था कि वाई नॉट चेंज द प्राइसेस, वाई नॉट इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड देन इससे जितना भी टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा उसको वापस दे दो कंज्यूमर को। This was what we had talked about. Just a second, guys. Now, so हमने प्राइस इंक्रीज किया है गैसोलीन का, और जितना उससे सरकार ने रेवेन्यू अर्न किया है वो आपकी इनकम की फॉर्म में आपको बेसिकली कूपन दे दिया एक कि अच्छा जाके इससे कुछ भी खरीद लेना है, आपको आपके वॉलेट के अंदर डाल दिया। सो थिंक ऑफ कि सरकार ने पेट्रोल का प्राइस 96 रुपीज़ से 110 रुपीज़ कर दिया है, और जितने भी आप क्वांटिटी खरीद रहे हो, जो नई क्वांटिटी आप खरीदोगे, से आप से 100 लीटर खरीदते हो तो 14 इंटू जो 100 लीटर आपने खरीदा, ये 1400 रुपये जो है आपके पेटीएम के वॉलेट के अंदर डाल दिया। दिस इज द सिचुएशन विच व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो द रेवेन्यू रेस कितना होगा, जो चेंज इन प्राइस, मैंने क्या बोला था कि आपका 110 रुपये माइनस 96 14 रुपये, और 14 रुपये इंटू द न्यू क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी नहीं, न्यू क्वांटिटी सपोज 100 लीटर कंज्यूम करो तो 1400 रुपये जो है वो आपकी बजट में उसने आपको ऐड कर दिया। एंड वी हैव अज्यूम्ड कि प्राइस ऑफ वाई, ये बेसिकली है, ये प्राइस ऑफ वाई है, प्राइस ऑफ वाई को आपने 1 ले लिया है। सो दिस इज योर बजट इक्वेशन। एंड इन प्रेजेंस ऑफ टैक्स रिबेट क्या हो गया कि प्राइस इंटू प्लस टी, जितना भी अपने टैक्स है, इंटू जो न्यू क्वांटिटी है प्लस वाई की क्वांटिटी इंटू वाई का प्राइस तो 1 करा हुआ है, इज इक्वल टू एम प्लस टी डैक्स। अगर इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अगर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका ओरिजिनल वाली इक्वेशन आ जाएगी। इफ वी कैंसिल दिस, सो दिस इज व्हाट यू गेट। सो एंड वी से दैट आपका पी एक्स प्लस वाई वॉज ऑल्सो इक्वल टू एम, एंड पी एक्स डैश प्लस वाई डैश इज ऑल्सो इक्वल टू 1। दैट मीन्स दोनों m के इक्वल है, और पहले आपने x कॉमा वाई चूज किया था ओवर x डैश कॉमा वाई डैश के लिए, तो यू कैन नॉट से नाउ कि x डैश कॉमा वाई डैश इज प्रेफर्ड नाउ टू x कॉमा वाई। तो दैट मीन्स 100% उस बंदे की यूटिलिटी गिरी है, and that is what is shown here. So consumers are made worse off by this plan, and therefore it was this exact thing was not implemented. And the final thing is उसका सिमिलर एग्जाम्पल एक वॉलंटरी रियल टाइम प्राइसिंग है। यू कैन रीड दिस एग्जाम्पल, बट इस केस में वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सेम चीज़ है रादर दैन the case that we have done. Now the last thing that we need to discuss in this chapter is हमने अभी जो इफेक्ट देखा था वो स्लट्सकी का substitution effect था. There is something called as Hicks का substitution effect. Now very important last point that we have to do, Hicks का substitution effect. देखो हमने जो बनाया था, हमने कहा था कि हम ओरिजिनल बंडल जो है अफोर्डेबल कर रहे हैं। हमने ये इस तरीके से बनाया और इस तरीके से हमने ये जो ओरिजिनल पॉइंट लिया था उसी को लेते हुए हमने पैरेलल लाइन बनाई और हमने कहा कि यही बंडल जो है वो अफोर्डेबल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, थर्ड पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, इस तरीके से बनाया। हिक्स ने क्या कहा? हिक्स ने कहा लेट अस मेक द ओरिजिनल यूटिलिटी जो है, ओरिजिनल जो यूटिलिटी है उसको हमें इनडिफरेंट बनाना है। तो उसने कहा कि एक पॉइंट आप यहां लो, एक पॉइंट आप यहां लो और तीसरा पॉइंट यहां लो। तो उसने कहा कि इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन करो कि ये सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी पे है और ये वाला जो है वो दूसरा। हिक्स के केस में ध्यान रखना, दिस इज हिक्स का केस। हिक्स के केस के अंदर दो इंडिफरेंस कर्व ही बनेंगे, क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि आप उससे उतनी इनकम ले रहे हो कि उसकी सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी रह जाए। आप ये नहीं कर रहे हो कि उसका सेम लेवल ऑफ सेम बंडल खरीदा जाए। आप कह रहे हो उससे उतने पैसे ले लो कि सेम यूटिलिटी पे आ जाए। वो सेम यूटिलिटी पे तो पूरे आईसी पे ऊपर है। सो दिस इज व्हाट यू आर सेइंग।
इसेंशली। और अगर आप वो दूसरा वाला केस लेते हो, अगर आप केस ले रहे थे स्लट्सकी का, तो स्लट्सकी वाले केस में ये वाला केस आ रहा था, इतना कंपनसेटेड डिमांड करवा रहा था। अब उस केस में आप यहाँ पर एक और बना के फिर आप ये वाला केस बना रहे थे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्लट्सकी एंड हिक्सियन डिमांड। हिक्सियन डिमांड के अंदर व्हाट यू आर सेइंग इज that this is your original choice and this is your final choice with price decline, price of x1 फॉल होने की वजह से अब आप उससे इनकम वापस ले रहे हो, और इनकम इस तरीके से वापस ले रहे हो कि वो ओरिजिनल जो आईसी है वो आपकी मैच हो जाए, वो आपकी क्या कहते हैं टेंजेंट हो जाए। हिक्स स्लट्सकी के केस में आप ओरिजिनल पॉइंट को ढूंढते थे, यहाँ पर आप ओरिजिनल यूटिलिटी से पैरेलल बनाना चाह रहे हो। सो इस केस में आपको दिखाई देगा कि आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो ये वाला है, और इनकम इफेक्ट जो है वो ये वाला है। देयर इज नो डिफरेंस एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट देयर इज a difference between how much of substitution effect will be there and how much of income effect will be there. And this is the math which proves this, that Hicksian demand curve is negative. Hicksian substitution effect is always negative. Okay? Hicksian substitution effect is always negative. This math we will do tomorrow. In tomorrow's morning I'll probably take a session and I'll finish this math and I'll finish this particular chapter. I want you to revise till this point, okay? Because I will in the questions I will ask till this particular point, and we will complete the substitution effect wala portion, and then we will move on to ये वाला ये आपको मैं Hicksian जो substitution effect है इसका maths सिखाऊंगा, and then a little bit of compensated demand curve, and then we are done with this chapter. This is going to be the most important chapter of your entire syllabus, this and chapter number 12. ये सबसे दो important chapters हैं, and then we will move on to one more class on Sunday or on Monday, and we will finish up your course, and then the final revision classes. ठीक है? So watch this video guys, I'm going to upload it today itself.